में से किसमें जो है ऋणात्मक आवेश होता है? तो दिए गए ऑप्शन में से किन किरणों में जो है ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा किरणों में। बीटा किरणों का जो आवेश होता है वह ऋणात्मक होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसके द्वारा करी गई थी? अल्फा और बीटा किरणों की जो खोज है किसने करी थी? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के द्वारा जो है अल्फा और बीटा किरणों की जो खोज है वह करी गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, रदरफोर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रेडियोधर्मी वस्तुओं को किसके पात्र में रखा जाता है? जो रेडियोधर्मी वस्तुएं होती हैं इनको जो है किसके पात्र में रखा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीसा के यानी कि लेड के यानी कि पीबी के। पीबी किसको हम बोलते हैं? सीसा को बोलते हैं यानी कि लेड को बोलते हैं। तो इसी के पात्र में जो है रेडियोधर्मी वस्तुओं को रखा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने हेतु न्यूट्रॉन का अवशोषण करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, बोरान का जो प्रयोग है यह किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु बोरान का जो प्रयोग है वह किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोरान यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए किया जाता है? तो जीवाश्मों की आयु का आकलन करने के लिए जो है रेडियो कार्बन काल निर्धारण किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किसकी जरूरत होती है? यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए इसमें से किस कण की जरूरत होती है? यहाँ पे कण होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूट्रॉन की जरूरत होती है यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का जो आविष्कार है यह किया गया था ऑटो हान के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा जो परमाणु बम है यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? वह कौन सी अभिक्रिया है जिसके कारण जो है सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विखंडन की अभिक्रिया से जो है सबसे ज़्यादा हानिकारक विकिरण पैदा होती है। तो विखंडन अभिक्रिया यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग क्यों किया जाता है? नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग क्यों करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विमंदक के रूप में। विमंदक के रूप में जो है ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विमंदक की तरह। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। तो आप लोग याद रखिएगा, और संलयन की जो अभिक्रिया होती है अनियंत्रित संलयन की अभिक्रिया, इसी पर कार्य करता है हाइड्रोजन बम। और हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार है एडवर्ड टेलर ने किया था। ये नाम आप याद कर लीजिएगा, एडवर्ड टेलर। इसी के द्वारा जो है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया गया था। और जो हाइड्रोजन बम है यह अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। वहीं जो परमाणु बम था मैंने आपको बताया था, परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पर कार्य करता है। वह परमाणु बम का जो आविष्कार है ऑटो हान ने किया था। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है।